नमस्कार। खबर विशेष में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर है, यूपी में हिंसा पर सूफी खानका एसोसिएशन का बयान सामने आया है। खानका एसोसिएशन ने पीएफआई पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। कल की हिंसा पीएफआई का देश के प्रति अघोषित युद्ध है, ये खानका एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है। हिंसा के पीछे पाक आतंकी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली है, कौसर मजीदी की तरफ से कहा गया है। आतंकी जलाली के व्हाट्सएप ग्रुप में कई भारतीय जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जिन राज्यों के लोग जुड़े वही हिंसा हुई है। सूफी खानका एसोसिएशन के अध्यक्ष कौसर मजीदी की तरफ से दरअसल कहा गया है। खानका एसोसिएशन की तरफ से जानकारी दी गई। इसके पहले भी पीएफआई को लेकर तीखे सवाल खानका एसोसिएशन पूछ चुका है। कौसर मजीदी ने इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह को भी इसके सिलसिले में लेटर लिखा था। अब एक बहुत बड़ा आरोप पीएफआई पर सूफी खानका एसोसिएशन की तरफ से। सूफी खानका एसोसिएशन के अध्यक्ष कौसर मजीदी की तरफ से आरोप लगाते हुए कहा गया कि यह हिंसा पीएफआई का अघोषित युद्ध है देश के खिलाफ, और इसमें पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल है। आतंकी जलाली इसमें शामिल है। व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए भारत में भी लोगों को जोड़ा गया है, और जिन प्रदेशों में लोग हैं, जिन प्रदेशों के लोग इसमें अकाउंट्स में जुड़े हुए हैं, वही हिंसा हुई है, ये कहना है कौसर मजीदी का। सूफी खानका एसोसिएशन की तरफ से एक बड़ा आरोप पीएफआई पर लगाया गया, और इससे पहले जब पीएफआई की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उस वक्त भी सूफी खानका एसोसिएशन ने सवाल पूछे थे, आरोप लगाया था, और गृह मंत्री अमित शाह को बाकायदा लेटर लिखकर आगाह करने का जिक्र किया गया था कि पीएफआई पर बैन लगाया जाए, वरना देश में इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी। क्या ये वही सिलसिला है? क्या ये वही हिंसा है जिसका जिक्र किया था कौसर मजीदी ने? बड़ा सवाल अपने आप में उठ रहा है। आतंकियों के व्हाट्सएप ग्रुप में कई भारतीय जुड़े हुए हैं, ऐसा दावा कौसर मजीदी की तरफ से किया गया। शहर दर शहर जिस तरह से कल हिंसा की तस्वीरें सामने आई, पश्चिम में मुरादाबाद से लेकर सहारनपुर, देवबंद और फिर पूर्वांचल में जिस तरह से प्रयागराज में घटनाएं हुई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी इसको लेकर बयान दिया है। क्या कहा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने, देखिए। बुलडोजर के बारे में स्थानीय स्तर पे एक न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद से अधिकारी डिसीजन लेते हैं, और उस संबंध में कोई मुख्यालय से आदेश नहीं जाता है, और ये बुलडोजर की कार्रवाई एक न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही होती है, और वही चीजें स्थानीय प्रशासन द्वारा कानपुर में की गई है। बुलडोजर की कार्रवाई का जिक्र किया गया है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की है सूफी खानका एसोसिएशन की तरफ से जो बड़ा बयान दिया गया है। पीएफआई पर एक बड़ा आरोप, कल की हिंसा पीएफआई का देश के प्रति अघोषित युद्ध है, ये कहना है खानका एसोसिएशन के अध्यक्ष कौसर मजीदी का। सीधा रुख करेंगे कानपुर का। संवाददाता अमित सिंह हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। अमित, एक बहुत बड़ा आरोप, लेकिन आरोपों के पीछे दम क्या है? किस तर्क के आधार पर, किस तथ्य के आधार पर कौसर मजीदी ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं? देखिए आयुष, पहले ही सूफी खानका एसोसिएशन ने यह आरोप लगाया था कि ये जो तमाम तरह के जो उपद्रव हो रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, इसके पीछे कहीं न कहीं पीएफआई है। और उन्होंने पाक आतंकी मुल्ला अशरफ अली जलाली, जो कहीं न कहीं इस पूरे कनेक्शन में उसका भी अब इसका कनेक्शन की बात कर रहे हैं सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि इसके पहले उन्होंने 2021 में ही शिकायत की थी कि उसका एक ग्रुप चलता है, व्हाट्सएप ग्रुप। उस व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम ऐसे लोग हैं जो उसके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, उस पर तमाम देश विरोधी बातें की जाती हैं, और जहां जहां हिंसा हो रही है वहां वहां ऐसे लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इसके उन्होंने बाकायदा सबूत देकर देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम लोगों को चिट्ठी लिखी थी। लेकिन देखिए, अब उन्हीं जगहों पर ये कहीं न कहीं हिंसा देखने को मिल रही है, और जो ये हो रहा है इसके पीछे उन्होंने एक तर्क दिया है कि कहीं न कहीं जो पीएफआई रेडिकलाइज करती है लोगों को, जो उनका ब्रेन वॉश करती है, वैसे ही नौजवान युवक भी अगर आप तस्वीरों में देखिए तो उपद्रव हिंसा करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं उन्होंने इस हिंसा को एक अघोषित युद्ध की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे संगठन पर तत्काल बैन होना चाहिए। तो लगातार जो आरोप लगाता आ रहा है सूफी खानका एसोसिएशन, उसने एक ये नई बात कही है कि कहीं न कहीं इसके पीछे पीएफआई और पाकिस्तान का कनेक्शन भी है, और ये एक गंभीर जांच का विषय है।
पीएफआई की बैठक के बाद भी खानकाह एसोसिएशन के अध्यक्ष कौसर मजीदी ने कई बड़े आरोप लगाए थे। अमित, अब क्या कहना, क्या आगे भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं? क्योंकि उनका कहा हुआ सच हो रहा है, ऐसा उनका दावा अगर है तो फिर आने वाले वक्त में क्या इस तरह की घटनाएं और दिख सकती हैं उत्तर प्रदेश में? क्या कह रहे हैं कौसर मजीदी? देखिए, उनका ये दावा है कि वो लगातार शिकायत करते आए हैं और न्यूज स्टेट ने उनके शिकायतों को, उनके शिकायती पत्रों को भी दिखाया था। और अभी जब 3 जून को कानपुर में हिंसा हुई थी तो उसी दिन शाम को उन्होंने न्यूज स्टेट से खास बातचीत में इस बात का दावा किया था कि जिस तरह से युवक दिख रहे हैं, चाहे वो 20-22 साल के हो, चाहे वो 25 साल के आसपास के हो, ऐसे युवकों को सीएआई रेडिकलाइज पीएफआई रेडिकलाइज करती है, उन लोगों को क्या नाम, उनका ब्रेन वॉश करती है। और ऐसी तस्वीरें आपको साल 2019-20 में दिखाई पड़ी थी जब सीए एनआरसी के दंगे हुए थे। तो ऐसे ही नौजवान युवकों को भी आगे कर दिया जाता है। कल आपने आयुष तस्वीरें देखी होंगी प्रयागराज में भी ऐसे ही नौजवानों को आगे करके पत्थरबाजी कराई जाती रही थी। और उन्होंने बाकायदा सबूत के साथ, उनका दावा है कि उन्होंने सबूत के साथ शिकायत दर्ज की थी और शिकायत की चिट्ठी भी लिखी थी। लेकिन एक दुर्भाग्य है कि अभी तक पीएफआई जैसे संगठन पर बैन नहीं लगाया गया है। और देखिए, हर दिन अमित आप बने रहिए और अपडेट्स आपसे लेंगे। कानपुर के बाद प्रयागराज में उपद्रव हुआ। दोनों शहरों में हिंसा का ट्रेंड एक जैसा ही था। नाबालिगों, सोशल मीडिया और पत्थरबाजी का इस्तेमाल समेत कई समानताएं दिखती हैं, सिमिलरिटीज हैं। आशंका है कि अमन के दुश्मन दूसरे शहरों में भी ऐसी साजिश रच सकते हैं। देखिए, प्रयागराज में कानपुर वाली साजिश। जुमे की नमाज के बाद हुआ प्रदर्शन। मुंह ढककर प्रदर्शनकारियों ने किया तांडव। कानपुर में धधकती हिंसा की चिंगारी ठीक 7 दिन बाद फिर जुमे के दिन प्रयागराज में भड़की। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी और आगजनी की। कुछ ही पल में हालात बेकाबू हो गए। अब आप कानपुर और प्रयागराज में हुए उपद्रव की तस्वीरें देखिए। शहर और तारीख तो जरूर बदली, मगर तस्वीर एक जैसी। जुमे यानी शुक्रवार का दिन और नमाज के बाद का वक्त। कानपुर में 3 जून को जुमे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा के विवादित बयान के विरोध में प्रदर्शन हुआ। नई सड़क इलाके में बाजार बंद कराते वक्त 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। जमकर बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई। उपद्रवियों ने मुंह ढककर पत्थरबाजी की। हिंसा से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर धर्म विशेष के लोगों को फर्जी मैसेज भेजे गए। उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया। कानपुर उपद्रव के ठीक 7 दिन बाद 10 जून को प्रयागराज में हुए बवाल की तस्वीरें देखिए। संगम नगरी में भी कानपुर की तर्ज पर ही जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ। वजह भी वही, नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी का विरोध। प्रदर्शन के दौरान अचानक बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की। प्रयागराज मंडल के एडीजी कानून व्यवस्था हालात काबू करने मौके पर पहुंचे। उपद्रवियों ने एडीजी की गाड़ी पर भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर पत्थरबाजी की। प्रयागराज में भी कानपुर की तरह सोशल मीडिया के जरिए मैसेज भेजकर लोगों को भड़काया गया। संगम नगरी को सुलगाने में बाहरी लोगों पर आरोप लगे हैं। वो बच्चे थे, 18 साल, 16 साल, 12 साल के लड़के थे। नमाज पढ़ के निकले, कोई ऐसी वही कंडीशन ही नहीं थी। अब जो भी थे, यहाँ भी जो आए हैं बाहरी लोग थे। कानपुर और प्रयागराज के बीच करीब 200 किलोमीटर का फासला है, मगर दोनों शहरों में एक ही तरीके से बवाल हुआ। संगम नगरी को सुलगाने के लिए भी जुमे के दिन को ही चुना गया। साजिश के तहत पहले से रखे थे ईंट पत्थर और बम। हिंसा के लिए कम फोर्स वाली जगह चुनी गई। हिंसा के दौरान नाबालिग लड़कों को आगे रखा गया। लोगों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया से माहौल बनाया गया। प्रयागराज के अलावा सहारनपुर, देवबंद, मुरादाबाद, हाथरस और फिरोजाबाद में भी कानपुर हिंसा की तर्ज पर जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन शुरू हुआ, मगर पुलिस की मुस्तैदी के चलते वक्त रहते हालात पर काबू पा लिया गया। संगम नगरी के शैतानों को सजा दिलाने के लिए पुलिस साजिश की परतें खोलने में जुटी है। टीम न्यूज स्टेट। और इसी बीच एक बड़ी खबर है प्रयागराज से। हिंसा का मास्टरमाइंड पुलिस हिरासत में है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज स्टेट पर जावेद पंप की पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं।
जावेद पंप, सैफ, कैफ, फैजान, पैठ हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं और हिंसा में जावेद पंप की बेटी का नाम भी सामने आ रहा है। इससे पहले हिजाब मुद्दे को लेकर भी उसकी बेटी की तरफ से बयान दिया गया था। कुछ और घटनाओं में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। देखना होगा कि पुलिस उसको लेकर क्या कहती है। लेकिन प्रयागराज में अभी तक 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 68 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। 5000 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। चिन्हित किया जा रहा आरोपियों को और हिंसा के सभी आरोपियों पर गैंगस्टर लगेगा, गुंडा एक्ट लगेगा। एनएसए के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है प्रयागराज में हिंसा के मामले को लेकर 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। देखिए, प्रयागराज हिंसा के आरोपियों पर पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। सीएम योगी के कड़े निर्देश के बाद आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। साथ ही आरोपियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। मुकदमा दर्ज करना, गिरफ्तारी करना, जेल भेजना तो एक चरण है। उसके अलावा उनपे गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत भी कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। दूसरी तरफ हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद पंप को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जावेद पंप ने खुद ही बताया कि उसकी एक बेटी है जो जेएनयू में पढ़ती है और उसके व्हाट्सएप मैसेजेस देखे गए उनके मोबाइल में, तो कुछ संदिग्ध मैसेजेस लग रहे हैं। उसकी जांच की जा रही है। उस मैसेजेस के पीछे की मंशा को पता किया जा रहा है। बाकी मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का देखा गया तो तमाम नंबर डिलीटेड हैं, तमाम व्हाट्सएप चैट डिलीटेड हैं। तो उसकी मोबाइल को एफएसएल भेजा जाएगा, लेबोरेटरी भेज के उसमें सारे जो डिलीटेड चीजें हैं उसको रिकवर कराई जाएंगी। एक चीज जरूर उसमें मिली है कि 10 जून को भारत बंद का आह्वान उसमें किया जा रहा है और ये कहा जा रहा था कि स्टेटस पे इसको लगाया जाए। पुलिस का कहना है कि प्रयागराज में पूरी प्लानिंग के साथ हिंसा की गई थी। कानपुर हिंसा के बाद से इसकी तैयारी की जा रही थी। प्रयागराज हिंसा मामले में अब तक 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 29 उपद्रवियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं 5000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई। पुलिस का कहना है कि हिंसा के सभी आरोपियों पर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट लगेगा। प्रयागराज से अनिल यादव और मानवीर प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। जो आरोपी थे जिनकी पहचान नहीं हो सकी है उनको चिन्हित भी किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनिल यादव प्रयागराज से और साथ साथ राजधानी लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता अविनाश सिंह लाइव कनेक्ट है। अमित लगातार कानपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, अब हालात कैसे हैं? पुलिस कार्रवाई कैसे कर रही है और जावेद पंप के बारे में क्या अहम सुराग अब तक पुलिस को मिल पाए हैं गिरफ्तारी के बाद? देखिए, पहले हम यहाँ का सूरत हाल आपको दिखा देते हैं। सड़क देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर अमूमन रोज बहुत भीड़ रहती थी क्योंकि बहुत ये कंजेस्टेड इलाका है, बहुत घनी आबादी वाला इलाका है और यहाँ तमाम खाने पीने की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, बाजार हैं और हैवी ट्रैफिक रहता था। लेकिन इस वक्त सिर्फ पुलिस के जवान, पुलिस की गाड़ियां ही नजर आ रही हैं। बाकी सन्नाटा पसरा हुआ है। टेम्परेचर यहाँ लगभग 46 से 47 डिग्री सेल्सियस है। गर्मी बहुत ज्यादा है और तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं, सिक्योरिटी पर्सनल हैं, उन्होंने शेल्टर ले रखा है। छांव में कहीं ना कहीं वो दुबके हुए हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। एडीजी और एसएसपी लगातार बस्तियों के अंदर, गलियों के अंदर फ्लैग मार्च कर रहे हैं, फुट मार्च कर रहे हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने में जो है अपना योगदान दे रहे हैं और दिशा निर्देश अपने सुरक्षा कर्मियों को दे रहे हैं। बाकी रही बात मोहम्मद जावेद उर्फ पंप की, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ हो रही है। पूछताछ में बहुत चौंकाने वाले खुलासे आए हैं। सैफ और कैफ, ये दो भाई, इनका भी नाम सामने आया है। फैजान पठान का नाम सामने आया है कि ये सब लोग इन्वॉल्व थे इस पूरी हिंसा को सरंजाम तक पहुंचाने के लिए। और बिल्कुल पैटर्न वही था जो कानपुर में था। कानपुर के पैटर्न की तरह यहाँ पर हिंसा की गई। पहले नमाज पढ़ी गई, उसके बाद भीड़ जो है अचानक से सड़क पर आ जाती है, गलियों से निकलते हुए और हमला कर देती है पुलिस पर। लेकिन कानपुर में देखा था कि भीड़ एक ही तरफ से आ रही थी और एक ही तरफ से उसने हमला किया था। लेकिन यहाँ अलग अलग गलियों से आई थी छापामार युद्ध नीति के तहत। और जो जावेद पंप है मास्टरमाइंड, उसने बताया है कि उसकी बेटी जेएनयू में पढ़ती है और जिसके बाद उसकी बेटी भी पुलिस के रडार पर आ गई है क्योंकि पुलिस का कहना है कि वो खुरापाती मिजाज की है। वो भी इस तरह के मैसेजेस सर्कुलेट करती है, भड़काऊ बयान देती है, भड़काऊ मैसेजेस फॉरवर्ड करती है और उसकी भूमिका की भी जांच हो रही है। दिल्ली पुलिस से संपर्क साधा गया है। दिल्ली पुलिस से जाहिर बात है कि जल्दी हिरासत में लेगी जावेद पंप की बेटी को और उससे पूछताछ करेगी और प्रयागराज पुलिस की भी एक टीम दिल्ली जा सकती है। तो नए नए खुलासे हो रहे हैं। 68 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। 29 धाराओं में, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। 5000 से ज्यादा लोग अज्ञात में आरोपी बनाए गए हैं।
जाहिर बात है कि अभी लोगों को यहाँ पर राहत मिलने वाली नहीं है दंगाइयों को। और दूसरी बात, आज दूसरा ही दिन है और आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण, राजस्व की टीम और नगर निगम एक्टिव हो गई है और ये इस तरह की जो दुकानें बनी हुई हैं और जो मकान बने हुए गलियों में, उन सब की नपाई जोखाई हो रही है। नपाई मतलब उनके नक्शे देखे जा रहे हैं कि किसके नक्शे वैध हैं, किसके अवैध हैं। और जब नगर निगम लोग यहाँ पर इन दुकानों की पैमाइश कर रहे थे तो उनका कहना था ये बाहर जो बना हुआ है, जितना भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो अतिक्रमण के दायरे में, वो अवैध है। तो जाहिर बात है कि बुलडोजर अब अटाला में जल्द ही गरजने वाला है। और हमने जब ये एसएसपी अजय कुमार से पूछा क्या बुलडोजर चलेगा, तो उन्होंने कहा निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अवैध अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है, उस पर बुलडोजर चलकर ही रहेगा। अविनाश, मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, एसीएस होम की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए थे, खुली छूट थी कि किसी भी तरह से हिंसा पर काबू पाया जाए। आज एक अहम बैठक भी होने वाली है लखनऊ से, किस तरह से इन तमाम चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है? देखिए आयुष, प्रदेश के कई शहरों में जिस तरीके से पत्थरबाजी की घटना सामने आई है उसको लेकर सरकार बेहद गंभीर है। और आज मुख्यमंत्री ने एक बैठक, चूंकि टीम 9 की जो बैठक हुई, उस बैठक में साफ तौर पर पुलिस को यह निर्देश जारी किया गया है कि इन घटनाओं में शामिल कोई भी दोषी किसी भी हाल में ना बख्शा जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी पुलिस से कहा है कि पुलिस को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी निर्दोष को इन घटनाओं में किसी निर्दोष को सजा ना हो। लेकिन देखिए, जिस तरीके से चाहे कानपुर का मामला हो, प्रयागराज का मामला हो, इसको लेकर अब सरकार काफी सख्त हो चुकी है और चूंकि कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। देखा जाए तो शाम में जो जिलों पूरे प्रदेश भर के तमाम जो पुलिस कप्तान हैं और जो डीएम हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री की एक अहम बैठक होने वाली है। और माना जा रहा है कि उस बैठक में किस तरीके से इन घटनाओं को रोका जा सकता है और जो एलआईयू का कहीं ना कहीं फेल्योर नजर आता है उसको किस तरीके से दुरुस्त किया जा सकता है। चूंकि पीएफआई का नाम बार बार इन घटनाओं में आ रहा है, तो पीएफआई पर किस तरीके से अंकुश लगाया जा सकता है, जो शरारती तत्व हैं, जो दंगाई हैं, उनको किस तरीके से उनको रोका जा सकता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर माना जा रहा है कि आज शाम में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री जो तमाम पुलिस अधिकारी होंगे और जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे उनको निर्देशित करने वाले हैं। लेकिन देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो भी लोग इन घटनाओं में शामिल हैं उनके खिलाफ सरकार कोई भी नरमी नहीं। लेकिन ऐसी घटनाएं आगे न हो, इसके लिए अविनाश क्या तैयारियां की जाएंगी, मुख्यमंत्री क्या निर्देश दे सकते हैं? क्योंकि हमने देखा कानपुर में जो घटना हुई उसके बाद तमाम शहरों में तैयारियां थी, प्रयागराज में खुद इतनी तैयारी थी, उसके बावजूद घटना हुई। ये चीजें आगे न रहें, इसके लिए क्या कोशिश? अविनाश, बिल्कुल, देखिए ये सच है कि चूंकि पहले कानपुर में ऐसी घटना देखने को मिली, हालांकि उससे पहले अगर बनारस में भी कुछ चीजें ऐसी सामने आई थी। हालांकि तब माना जा रहा है कि अब आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो, उसको लेकर चूंकि कुछ पुलिस अधिकारियों को फटकार भी लगाई जा सकती है। क्योंकि कल सहारनपुर में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी, हालांकि वहां पर भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि कानपुर की घटना के बाद पुलिस ने पहले से ही, जो पुलिस का एलआईयू है, जो इन चीजों को पहले से पता लगाती है, आखिर वो फेल क्यों हुई? क्योंकि ऐसी जानकारी प्रयागराज में पहले से आ रही थी कि कुछ ऐसे मैसेज सर्कुलेट किए जा रहे हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि वे इन प्रदर्शनों में शामिल हों। तो निश्चित तौर पर एक जाहिर सी बात है कि एक बड़ा सवाल है कि कानपुर की घटना के बाद अगर समय रहते तमाम जिलों की जो पुलिस है पहले से सचेत होती या ऐसे लोगों को धरपकड़ करती तो शायद ऐसी घटनाएं ना होती। हालांकि माना जा रहा है कि अब जो आज की बैठक होने वाली है, उस बैठक में किस तरीके से इन घटनाओं पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जा सके, उसको लेकर मुख्यमंत्री सभी जिलों की जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको निर्देशित करेंगे। बिल्कुल अमित, कानपुर में अब बुलडोजर पहुंच चुका है, कार्रवाई की जा रही है। कितना अहम है सबक सिखाना ऐसे दंगाइयों को, ऐसे उपद्रवियों को, ताकि आगे इनकी ऐसी हिमाकत न हो? चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। अटाला से जुड़ी ये बड़ी खबर है। न्यूज स्टेट पर मास्टरमाइंड जावेद पम की बेटी से जुड़ी बड़ी जानकारी है। बड़ी खबर है न्यूज स्टेट पर, मास्टरमाइंड जावेद पम की बेटी से जुड़ी हुई। चलिए सीधा रुख करेंगे कानपुर का। संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ प्रयागराज से लाइव कनेक्ट हो गए। मानवेंद्र, क्या जानकारी है? मानवेंद्र, आवाज आ रही है आपको? चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि न्यूज स्टेट पर मास्टरमाइंड जावेद पम की बेटी से जुड़ा एक बड़ा खुलासा, क्योंकि
जावेद पंप हिरासत में है। जावेद पंप की बेटी हिजाब मामले को लेकर बहुत वोकल थी, जेएनयू में पढ़ती है, साजिश में शामिल हो सकती है, इस बात की जानकारी पुलिस ने दी है और प्रयागराज पुलिस दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट करेगी, गिरफ्तारी भी की जा सकती है, ये भी जानकारी है। तो हिंसा में जावेद पंप की बेटी का नाम भी सामने आ रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, प्रयागराज में शुक्रवार को हिंसा के बाद इलाके में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी है। मानवेंद्र, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरह से ये पूरा बवाल हुआ था, इसमें पुलिस की तरफ से जो मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर जावेद मोहम्मद, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका नाम लिया गया था और उनकी गिरफ्तारी भी की गई थी। साथ में ये भी कहा गया था कि उनकी जो बेटी हैं, जो जेएनयू में पढ़ती हैं, स्कॉलर हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। तो आफरीन है हमारे साथ, जावेद मोहम्मद की बेटी है, उनसे बात कर लेते हैं सीधे। आफरीन, ये बताएं कि जिस तरह से आपके जो फादर हैं, उनका नाम लिया गया और रात में उनकी गिरफ्तारी भी हुई, तो क्या कहेंगे इस पूरी गिरफ्तारी किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात जो ये समझने की जरूरत है वो ये है कि इलाहाबाद में ये बहुत ही जानी हुई बात है कि मेरे फादर बहुत ही पीस लविंग, अमन पसंद शख्सियत रहे हैं और उनका बहुत ही शांत स्वभाव रहा है और कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जिसको कोई पिन पॉइंट करके कह सके कि इन्होंने कभी बवाल करने की कोशिश की गई हो, जिस तरह लोग बता रहे हैं। तो उस लिहाज में उनको कॉन्स्पिरेटर बताना और बोलना कि ये मास्टरमाइंड है किसी वायलेंस का, किसी प्रोटेस्ट का, तो ये सरासर एक तरीके से एक अमन पसंद सिटीजन के माथे पे मिट्टी मलने बराबर है कि आप अपने ही सिटीजन्स को बुरा दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से उनको डिटेन करा गया है उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको जब डिटेन करा गया तो ना कोई अरेस्ट वारंट था, ना कोई डिटेंशन लेटर था, ना कोई नोटिस थी। पुलिस ने कुछ नहीं बताया कि वो उनको कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, जबकि पुलिस ने हम लोगों से सिर्फ इतना बोला कि एसपी साहब अब्बू से बातचीत करने के लिए ले जा रहे हैं। और अब बता रहे हैं कि बातचीत में पता नहीं क्या ऐसा निकला कि बड़े अधिकारी बयान दे रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं, जो पूरा बवाल हुआ वो उन्होंने ही कराया है और उसके पीछे जो तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, सोशल मीडिया है, उस पर तमाम तरह के मैसेज आए। आप चूंकि सोशल एक्टिविस्ट रही हैं, आपसे पहले भी कई बार बात हुई, आपका भी नाम ले रहे थे कि आपका भी उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो क्या वजह थी कि उन्होंने आपको ही, आपके अब्बू को और आपका नाम लिया है? क्या इसके पीछे कोई साजिश आपको दिखाई देती? क्या वजह थी? देखिए, साजिश है कि नहीं है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक ये बात बहुत ही क्लियर है कि ये उन लोगों को परेशान करने का एक तरीका बन गया है जो अमन पसंद हैं। इनफैक्ट आप अगर मेरे फादर की फेसबुक टाइमलाइन पे जाएं और आप फ्राइडे में मेरे फादर ने क्या क्या पोस्ट करे हैं उनको देखें, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अमन और शांति के मैसेज दिखेंगे और कुछ भी नहीं दिखेगा। और उसके बाद अगर प्रशासन कहता है कि वो कुछ भड़काऊ भाषण उन्होंने कुछ भड़काऊ पोस्ट लिखे हैं या कुछ ऐसी बातें करी हैं, तो ये सोचने में मजबूर कर देता है कि प्रशासन ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्यों एक ऐसे इंसान को परेशान करने की कोशिश कर रहा है जिसने हमेशा प्रशासन के साथ कोऑपरेट करा है, हमेशा ऐसी चीजें करी हैं जिसने इस शहर में लोगों की दूरी कम ही करी है। कल कहाँ थे आपके अब्बू? कल पूरा दिन जब बवाल हुआ तो वो उस वक्त कहाँ पर मौजूद, घर पर थे, कहाँ थे? बिल्कुल, वो पूरे वक्त घर पे ही थे और कहाँ जाएंगे, इतनी गर्मी पड़ रही है, किसी के पास जिस कदर गर्मी पड़ रही है। कुछ दिन पहले इलाहाबाद मुल्क भर में सबसे ज्यादा गर्म शहर में उसका शिनाख्त हुआ, तो उस लिहाज में घर पे ही थे। गर्मी में कौन कहाँ जाएगा, बगल जो करीब की मस्जिद है वहाँ पे उन्होंने जुमा की नमाज पढ़ी और घर वापस आ गए। आफरीन, हमने देखा है कि आप और आपके फादर जो सोशल इश्यूज थे उसको लेकर के एक्टिव रहते थे, तमाम जो चाहे वो नकाब का विवाद रहा हो और भी तमाम जो इश्यूज थे उस पर काफी मुखर रहे हैं। तो कई बार इस तरह के जो कई ऐसे मामले सामने आते हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं, वो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे CNRC में या जो हिजाब को लेकर के बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, वो उसके साथ ही कुछ और भी काम कर रहे थे, कुछ लोगों को उकसा रहे थे, कुछ एक ऐसी जमात तैयार कर रहे थे जो इस तरह का उपद्रव कर सके। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही मजाकिया सी बात लगती है। एक इंसान जो अपने मुल्क को के संविधान के दायरे में रहकर, चलिए, कितना संविधान मानते हैं, कितनी शांति पसंद शख्सियत है जावेद पंप, ये पुलिस पूछताछ में पता चलेगा। मानवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए।
और तमाम जानकारी दी गई है अविनाश की तरफ से, अमित की तरफ से, और साथ साथ अनिल हमारे साथ कनेक्ट थे। बड़ा सवाल यह है कि जावेद पंप पर यह बड़ा आरोप है कि उसी ने इस पूरी साजिश को रचा है। पीएफआई के लिंक सामने आ रहे हैं, फंडिंग के सवाल उठे हैं और बिना किसी प्री प्लानिंग के इतना बड़ा ये इस घटना को अंजाम देना पॉसिबल दिखता ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। इस वजह से भी लगातार पुलिस एक एक पहलू को लेकर परत दर परत पड़ताल कर रही है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।